हाँ जी, हेलो बच्चे पार्टी। आज हम करेंगे क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट। वेरी इजी चैप्टर, लेकिन छोटा भी है। सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या है कि छोटा सा चैप्टर है लेकिन मार्क्स की वेटेज है वो बाकी चैप्टरों के इक्वल ही है। तो मतलब जल्दी भी हो जाएगा और मार्क्स भी आ जाएंगे। तो लेट्स लेट्स होप इसको अच्छे से आपने करना करके कि इसमें से जो भी क्वेश्चन आ गया तो आपने छोड़ना नहीं है, और सारे इजी क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट नाउ। मनी एंड क्रेडिट, ठीक। ये शुरू हो गया अपना। जो पहला क्वेश्चन आता है हमारा, यहाँ पे आता है ये क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आता है कि चलो पहले चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर पुराने ज़माने में क्या चलता था, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता था, डेफिनेशन है, मैं मार्क कर दूंगा कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स विदाउट द यूज ऑफ मनी इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। कि हम चीज़ के बदले चीज़, सामान के बदले सामान, पैसे का कोई यूज़ नहीं होता था, पुराने ज़माने की बात है, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अब पेपर में आता है कि व्हाट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ये क्या होता है कि उसमें ये होता है कि व्हेन बोथ द पार्टीज, जब दोनों पार्टियां एग्री करेंगी कि वो सामान मेरा ले लो और ये सामान दे दो, तब जाके बार्टर सिस्टम होएगा। अगर एक भी पार्टी कहती है कि नहीं मेरे को ये सामान नहीं चाहिए, तो उसका वो बार्टर सिस्टम नहीं होएगा। तो एक डेफिनेशन है, पहले दो डेफिनेशन बात कराऊंगा, फिर क्वेश्चन ये है कि ये बार्टर सिस्टम खत्म क्यों हुआ और उसकी जगह पे मनी सिस्टम शुरू क्यों हुआ। फर्स्ट पेज के ऊपर यही दो तीन क्वेश्चन है ये वाले। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। अब फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये वाला आ गया हमारा क्वेश्चन कि वाई ट्रांजैक्शंस आर मेड इन मनी। ये हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। एक क्वेश्चन ये वाला है, ठीक। और उसके बाद बार्टर सिस्टम आ गया कि बार्टर सिस्टम क्या होता है करके, यहाँ से मार्क करो, ये आ गया बार्टर सिस्टम। इन बार्टर सिस्टम गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। और पेपर में आता है कि जो इसका एसेंशियल फीचर क्या है और इसका डीमेरिट क्या है। अब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, इसका स्पेशल फीचर भी है और इसका डीमेरिट भी है। तो ये डबल कोइंसिडेंस वांट होता क्या है, इसमें आपने ये कहना है कि व्हेन, यहाँ लिख दो व्हेन बोथ द पार्टीज हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर्स कमोडिटी, दिस इज नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। What a person desire to sell exactly what the other person buys to sell, wishes to buy। तो ये वाली डेफिनेशन है, ये आपकी डेफिनेशन है आप लोगों की, ये वाली डेफिनेशन आप लोगों की आ गई है बार्टर सिस्टम की। ये बार्टर सिस्टम आ गया, सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया डबल कोइंसिडेंस वांट की डेफिनेशन आ गई है। ये वाली दोबारा मार्क कर देता हूँ, ये डबल कोइंसिडेंस वांट आ गया, ठीक। यहाँ तक आ गया, फिर आगे इन बार्टर सिस्टम से लेके यहां तक ये डेफिनेशन है बार्टर सिस्टम की। तो ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस है, अच्छे से लर्न करने आप लोगों ने। अब हमारा क्वेश्चन ये वाला आता है कि जो ट्रांजैक्शन है वो मनी में क्यों होता है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ये दो एग्जांपल्स हैं, ये शू मेकर है और ये ग्रेन्स है, ठीक। अब सपोज करो कि इसमें क्या लिखा होगा करके, इसमें लिखा है कि टेक द केस ऑफ शू मैन्युफैक्चरर। शू मैन्युफैक्चरर क्या करता है, ही वांट टू सेल हिज शूज। अब अगर तो बार्टर सिस्टम नहीं है तो वो ये क्या करेगा, अपना सारे शूज को मार्केट में बेचेगा, मार्केट में बेच के पैसे उसके परचेज लेगा और पैसे से जो ग्रेन्स लेने वो ले लेगा। अगर मनी ना होती तो फिर इसने इसके पास जाना था कि ये मेरे शूज ले लो, ग्रेन्स दे दो। तो अगर ये कहता भी ना जी ना, मेरे को तो शूज नहीं चाहिए, मेरे तो कोई और चीज़ चाहिए, मेरे को तो मटके चाहिए, तो फिर तो प्रॉब्लम आ गई करके। तो दोनों ये तो इसको सामान चाहिए पर इसको सामान ये वाला नहीं चाहिए, इसको ये वाला सामान चाहिए, तो सारा गड़बड़ होगी करके। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। वो क्या होता है, व्हेन बोथ द पार्टीज हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर्स कमोडिटी। ये वाले आ गया। तो इसलिए क्योंकि बड़ा मुश्किल होता था कि कोई ऐसा बंदा ढूंढना जिसको ये सामान भी चाहिए और उसके बदले वो ये सामान देने को तैयार भी हो। तो इसलिए सबसे इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए क्या निकला, मनी की इन्वेंशन हुई करके। तो ये अपने आंसर है। इसकी एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन हमें आता है, ये क्वेश्चन, तो इसकी यहाँ से लेके ये वाला और आपने ये एंड तक यहाँ तक, ये इसका आंसर है। आंसर मार्क कर देना आप लोगों ने। ये हमारा हो गया। अब आ जाओ कि मनी का सबसे बड़ा यूज क्या है। मनी का यूज है
मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी कुछ भी नहीं है, खाली कागज के टुकड़े हैं आजकल हम यूज करते हैं। तो उसका मेन फंक्शन क्या है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि एक चीज दे दो और दूसरी ले लो, बस वो दे सामान लेने के लिए वो टुकड़े कागज के दे दिए और उसके लिए सामान, उसके बदले सामान ले लिया। तो ये आ गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाएगा हमारा कि हाउ हाउ ठीक है, या मनी एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम कैसे करती है, वो हमारा सामान को चेंज करने में कैसे हेल्प करती है। तो इसका आंसर आप लोगों ने यहाँ से लेके इन कंट्रास्ट से लेके अब यहाँ आ गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज तक। दोबारा बता रहा हूँ, इन कंट्रास्ट से लेके लास्ट पैरा 39 पेज का, ये लास्ट पैरा और इधर से 40 पेज का फर्स्ट पैरा, ये हमारा आंसर है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ वो क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि वो कह रहा है इन इकोनॉमी, जो देश जहाँ पे मनी यूज होती है, मनी क्या करती है, मनी इंटरमीडिएट स्टेप करती है, वो डबल कॉन्सिडर बॉन्ड की जो जरूरत है ना वो खत्म कर देती है कि ऐसा बंदा ढूंढो जो हमारा सामान ले भी ले और अपना सामान दे भी दे। तो वो पंगा ही खत्म हो गया। क्या करेंगे अब, इट इज नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर ए शू मैन्युफैक्चर, कोई ऐसा बंदा ढूंढ रहा है टू लुक फॉर ए फार्मर हु विल बाय हिज शूज एंड से टाइम सेल वीट, ऐसा बंदा ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। वो क्या करेगा, ऑल ही हैज टू डू इज, उसको बस ऐसा करना है, वो क्या करेगा, ही all he has to do find a buyer for shoes, once he has to exchange his shoes for money, अपने शूज बेचेगा जिसको उसके बदले मनी लेगा और फिर क्या करेगा, उस मनी से वो वीट मार्केट से परचेज कर लेगा। सिंस मनी क्या करता है, एक्ट एज ए इंटरमीडिएट बीच में, मनी बीच में काम, चीजों के एक्सचेंज में काम करती है, सो इट इज कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो ये आ गया हाउ मनी इज एक्ट एज एन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आगे आ जाओ। पुराने जमाने में क्या यूज होता था मनी की जगह के ऊपर, ये आएगा कि आपको आ जाएगा कि ओल्ड फॉर्म्स ऑफ मनी, ये मॉडर्न वाला बाद में है, ठीक है, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी है ना, ये वाला, ये आपका ये वाला है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। तो हमने करना है यहाँ पे आंसर क्या है, ओल्ड फॉर्म्स ऑफ मनी। ओल्ड फॉर्म्स ऑफ मनी में क्या, पहले क्या यूज होता था, बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स व्हाट वाज यूज्ड, क्या यूज होता था, ये आ गया कि उसमें बहुत सारी चीजें यूज होती थी। क्या होता था, ग्रेन्स यूज होते थे, कैटल यूज हो गया, फिर उसके बाद मेटेलिक कॉइन्स आ गए, गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, ये सारे कॉइन्स यूज होते थे। ये हमारा क्या आ गया, ओल्ड फॉर्म्स ऑफ मनी। फिर अगला पार्ट आता है कि न्यू फॉर्म्स ऑफ मनी। न्यू फॉर्म्स ऑफ मनी में आजकल क्या आता है, आजकल जो करेंसी नोट्स आते हैं, करेंसी नोट्स आ गए और कॉइन्स आ गए, यही यूज करते हैं। और साथ में आपको हो गया कि सर डिजिटल मनी आ गया, प्लास्टिक मनी आ गया, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, है ना, ऑनलाइन पेमेंट आ गया। तो ये भी सारी क्या है, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी है। अब मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी पेपर में आपको आता है, तो आप बोलो करेंसी नोट्स, पेपर नोट्स, कॉइन्स आ गया, और साथ में वो भी लिख दो प्लास्टिक मनी, डिजिटल मनी, ऑनलाइन पेमेंट, है ना। प्लास्टिक मनी क्या आ गया, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वो भी आपने लिख देने हैं। अब क्या है कि मॉडर्न करेंसी है, मॉडर्न करेंसी इज नॉट मेड ऑफ प्रीशियस मेटल। अब देखो क्या है कि जो पुराने जमाने की मनी थी, जैसे गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, अगर आजकल वो गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन नहीं चलते हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि वो एज ए गोल्ड तो चल रहे हैं, एज ए गोल्ड तो उसको हम यूज कर सकते हैं, उनकी अपनी वैल्यू है। लेकिन जो अभी कागज के नोट हैं, ठीक है, वो उनकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं करके। अब जो पुराने नोट थे 1000 वाले नोट, वो बंद हो गए हैं, उसकी कोई वैल्यू कोई नहीं है। अब 2000 के नोट है, वो बंद हो जाने हैं, ठीक है, तो उसकी बाद में कोई वैल्यू कोई रहनी नहीं, वो सिंपल दैट बिकम्स ओनली खाली रद्दी में रह जानी है। तो मतलब आजकल की जो मनी है उसकी अपनी वैल्यू कोई नहीं है, जो पुरानी मनी थी उसकी अपनी वैल्यू भी थी। तो क्वेश्चन हमारा ये वाला है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और लगा लो कि जो बोर्ड एग्जाम्स में है वो जनरली ये क्वेश्चन आते ही आता है, क्योंकि हाफ ईयरली में तो कम, हाफ ईयरली या प्री बोर्ड में तो कम ही डालते हैं टीचर्स, क्यों, वो कहते हैं कि बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है, तो कम, लेकिन वो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे क्या है कि
ये आ गया, द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये प्री बोर्ड में उसमें यहाँ हाफिली में आएगा नहीं, बहुत सारे वो, अगर कोई सिंपल पेपर है जो आपका क्लास टेस्ट हो रहा है, कोई और कुछ हो रहा है, तो उसमें ये क्वेश्चन आराम से आएगा ये वाला, ठीक है। तो लर्न करना है। द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट यूज ऑफ एनी ओन, व्हाई इट इज एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ चेंज, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसका आंसर, ये वाला सारा आंसर है, यहाँ से लेके और ऊपर तक है, वो भी इसका आंसर है। 4-5 पॉइंट है कि जो आज की मनी है हम उसको क्यों, उसी को क्यों यूज करते हैं, कोई और मनी यूज क्यों नहीं करते। नंबर 1, इट इज एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ चेंज बिकॉज इट इज अथॉराइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। फिर गवर्नमेंट ने कहा हो यही पैसे यूज करने हैं, कोई और हम यूज कर नहीं सकते हैं। अब अपनी फोटो लगा के आप नोट के ऊपर बोलो कि चलो चला दें, ये वाला चलेगा, कोई नहीं लेगा। तो ये वाला आ गया। दूसरा आ गया कि इन इंडिया आरबीआई, ये 1 मार्क्स वैसे क्वेश्चन आता है कि हु इशू करेंसी नोट्स, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो नोट्स इशू करता है किसके ऊपर, ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो इसलिए वही हम लोग यूज करने पड़ेंगे क्योंकि नो अदर इंडिविजुअल, कोई और बंदा, किसी घर में कोई फैक्ट्री नहीं है कि वो घर में नोट बना के नोट छापने की मशीन लगा ले, अलाउड ही नहीं है। ओनली आरबीआई ने जो नोट इशू किए हैं वही यूज करने पड़ेंगे। नो अदर ऑर्गेनाइजेशन, वो कह रहा है, इज अलाउड टू इशू द करेंसी नोट्स, ये पॉइंट हो गया हमारा। नेक्स्ट पॉइंट आ गया, द लॉ लीगलाइजेस, कि लॉ के थ्रू है कि जो रूपी है उसको ही मीडियम ऑफ पेमेंट यूज करना है, और कोई बंदा, नो वन कैन रिफ्यूज टू सेटल ट्रांजेक्शंस इंडिया में, कि हम पैसे नहीं लेने, मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मेरे को तो कोई और ही करेंसी चाहिए, यूरो चाहिए। तो आपने किसी को पैसे देने, गोलगप्पे खाने, गोलगप्पे वाला कह रहे मैं गोलगप्पे तभी खिलाऊंगा अब मेरे को डॉलर्स हो गए, ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया में उसको लेने ही पड़ेंगे। एंड आगे, नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज टू पेमेंट मेड इन रुपीज, दैट इज वाई, इसलिए क्या है, मनी इज एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ चेंज। तो ये वाला पैरा और ये वाला पैरा, ये दोनों पैरे आ गए, ये 1 पैरा और ये 2nd पैरा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन मैंने मार्क कर दिया, यहां से मार्क कर दिया, हो गया जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे आ जाओ, डिपॉजिट्स विद द बैंक। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि हम लोग एक्सप्लेन, यहाँ पे साथ में लिख देते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन डिपॉजिट्स विद द बैंक, ठीक। तो यहाँ फिर पेपर में क्वेश्चन आता है, व्हाट डू पीपल डू विद द एक्स्ट्रा कैश, ये दोनों क्वेश्चन है, ये वाला हो गया। और यहाँ पे लिखा है डिमांड डिपॉजिट्स, तो एक क्वेश्चन आता है व्हाट आर डिमांड डिपॉजिट्स। 3 क्वेश्चन हो गए, तीनों में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वो ये कह रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल है कि अब किसी की सैलरी है, किसी के पापा या मम्मा लगा लो कि स्कूल टीचर अगर बैंक में है, तो अब उनको सैलरी मिली है, सपोज 50,000 सैलरी है मंथ में, तो उतना को स्टार्टिंग में तो उनको इतनी नहीं चाहिए, सपोज 10,000 चाहिए शुरू में खर्चे के लिए। बाकी पैसे का क्या करेंगे, बाकी पैसे वो सारे क्या कराएंगे, दे विल डिपॉजिट इन द बैंक। अब एक क्वेश्चन आता है कि लोग बैंक में जमा क्यों करवाते हैं, हाँ जी बताओ, आप बताओ, गिव मी 2 रीजंस व्हाई पीपल डिपॉजिट मनी इन द बैंक। ठीक है जी, वेरी गुड। तो पहला क्या आ गया, पहला लोग इसलिए जमा करवाते हैं कि सेफ है, यही बोला आपने, सुन गया मेरे को। दूसरा क्या है कि उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, ये भी सुन गया। तो वेरी इंटेलिजेंट, वेरी गुड बच्चे। तो मनी सेफ भी है और इंटरेस्ट भी मिलता है, इसलिए लोग पैसे वहां बैंक में जमा करवाते हैं। और बैंक में पैसे जमा करवाए हुए हमारे, दे कैन बी विड्रॉन, जो पैसे हम निकाल सकते हैं, दे कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड। सो दैट्स वाई जो ये वाली मनी है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स। द मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक इज ऑल्सो कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स, क्योंकि जब भी हमको जरूरत होती है, जब भी हमारी डिमांड है, हम उनको निकाल सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आपका आंसर है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। और भाई यहाँ पे कह रहा है कि एट पॉइंट ऑफ टाइम लोगों को सिर्फ डे टू डे नीड्स के लिए पैसे चाहिए होते हैं। वर्कर्स जिनको सैलरी मिलती है वो क्या करते हैं, बस उनको पैसे रखते हैं, बाकी थोड़ा बिगिनिंग में थोड़े से पैसे, बाकी सारे पैसे बैंक में जमा करवा देते हैं, ठीक है। और बैंक में पैसे जमा करवाते हैं और बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स एंड पे क्या करता है, इंटरेस्ट देता है उनको, इंटरेस्ट देता है और उनकी मनी सेफ भी रहती है। 2 पॉइंट आगे, इंटरेस्ट देता है बैंक और मनी सेफ रहती है।
और क्या करता है और पीपल आल्सो हैव, यहाँ से करना है। अगर पेपर में आपको आता है कि व्हाट आर डिमांड डिपॉजिट्स, तो फिर आपने यहाँ से मार्क करना है। पीपल आल्सो हैव द प्रोविजन टू विड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, since deposit in the bank accounts can be withdrawn on demand, so that is why they are also called demand deposits। तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने अभी पढ़ा है, तो ये आंसर हमारा किसका आ गया, व्हाट आर डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक, ये व्हाट आर डिमांड डिपॉजिट्स ये आ गया, ये होता है व्हाट आर डिमांड डिपॉजिट्स। इसका अगला पार्ट भी है, चलो आगे चलते हैं, अगले पेज पे आ जाओ। अगला पार्ट वो क्या कर रहा है, अगला पार्ट क्या रहा है कि जो डिमांड डिपॉजिट्स है ना, मनी का कौन सा फीचर फुलफिल करते हैं, कौन सी फैसिलिटी है कि जो एसेंशियल फीचर है वो डिमांड डिपॉजिट के थ्रू पूरी हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल किसी ने कार लेने जाना है, हम कोई महंगी कार है, सपोज 20 लाख की कार है, तो 20 लाख रुपया वो लेके उसको शोरूम में जाना डर लगता है, तो उसका सोल्यूशन क्या है, चेक। तो चेक लेके वहां जाके दे दिया चेक, और उसके बदले कार ले ली। मनी अगर 20 लाख रुपया कैश लेके जाते, वो देते, उसके बदले भी कार आनी थी, चेक छोटा सा टुकड़ा दिया, उसके बदले भी कार आ गई। तो इट मीन्स वो जो चेक ने कौन सा काम किया, मनी का काम कर दिया। जो एक्सचेंज वाला काम था, जो पैसे मनी का काम था, वो किसने, चेक ने कर दिया, डिमांड डिपॉजिट ने कर दिया। तो डिमांड डिपॉजिट हैज एसेंशियल फीचर। डिमांड डिपॉजिट गिव फैसिलिटी, कौन सी फैसिलिटी दे रहा है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज वाली। जो फैसिलिटी हमको मनी दे रहा था, मनी ने वही फैसिलिटी हमें कहाँ से मिलेगी, डिमांड डिपॉजिट से मिलेगी। क्वेश्चन क्या आता है, ये देखो क्या है, डिमांड डिपॉजिट ऑफर, पेपर में आएगा कौन सी इंटरेस्टिंग फैसिलिटी, विच इंटरेस्टिंग फैसिलिटी। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट ऑफर, वो क्या करते हैं कि ये वाली ऑफर द फैसिलिटी विच लैंड इट as an essential characteristic of money, that is medium of exchange। ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज वाली फैसिलिटी हमारी डिमांड डिपॉजिट पूरी कर देता है। कैसे, वो कह रहा कि आपने सुना होगा कौन सी पेमेंट्स होती हैं, कैसे चेक के थ्रू पेमेंट्स होती हैं, कि चेक दो और पैसे ले लो। अब आगे क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट इज चेक। अब यहाँ क्या लिखा उन्होंने, फॉर पेमेंट थ्रू चेक द पेयर who has an account in the bank make out a check for the specific amount। बस जितनी अमाउंट का चेक है वो चेक दे दो, अपनी कार ले लो। अब 1 मार्क्स क्वेश्चन ये वाला आता है, हमें 1 में आ जाए चाहे 2 में आ जाए, ठीक है। और क्वेश्चन आता है कि ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज चेक, चेक क्या होता है, ये वाला आ गया, व्हाट इज चेक। चेक क्या है, चेक ये है, आपने अपने फ्रेंड के नाम पे चेक काट दिया, ठीक है, कितने का, 10 लाख का लगा लो, अपने फ्रेंड को 10 लाख का चेक दे दिया, बर्थडे गिफ्ट दे दिया, ठीक। और बाप ब्लैक निकला, चला ही नहीं बाद में। अच्छा, तो वो चेक दे दिया, चेक की फोटो देखनी है, तो चेक क्या है, चेक ऑर्डर है, बैंक को ऑर्डर आप कर रहे हो कि मेरे अकाउंट से पैसे निकाल के मेरे फ्रेंड के अकाउंट में डाल दो, जिसका नाम मैंने वहां पे लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखा है, चेक इज ए पेपर instructing the bank to pay a specific amount from the person's account to the person whose name on the check has been issued। कि जिसके नाम पे चेक इशू किया है उसके अकाउंट में पैसे डाल दो। तो चेक की डेफिनेशन, ये हमारा चेक है, यहाँ पे चेक है, जिसके नाम पे देना होता है उसका नाम यहाँ पे लिख दो, जितनी अमाउंट है वो दोनों अमाउंट यहाँ लिखो, वर्ड्स में भी लिखो, यहाँ भी लिखो, और नीचे यहाँ पे साइन कर दो, और आपके अकाउंट से पैसे निकल के उसके अकाउंट में चले जाएंगे। अब क्या है, हमने पहले पढ़ ही लिया कि डिमांड डिपॉजिट्स ने क्या किया, डिमांड डिपॉजिट ने हमारी, वी सी द डिमांड डिपॉजिट्स शेयर एसेंशियल फीचर ऑफ मनी। कौन सा फीचर, द फैसिलिटी ऑफ चेक अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट्स मेक इट पॉसिबल टू सेटल द पेमेंट्स विदाउट द यूज ऑफ कैश। तो कैश के बिना ही हमारा सारा काम पूरा हो गया है। यहाँ तक हमारा आंसर खत्म हो गया। पेपर क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट आर डिमांड डिपॉजिट्स, वो लास्ट पैरा मैंने मार्क कर दिया। उसके बाद विच इंटरेस्टिंग फैसिलिटी ऑफ मनी इज गिवन बाय द डिमांड डिपॉजिट्स, दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और इसका आंसर आपने ये पैरा और ऊपर वाला पैरा लिखना है। चलो आगे आ जाओ। हाँ जी, अब आ गया लोन एक्टिविटीज। तो पेपर में आपको आ जाएगा कि डिस्क्राइब, ठीक, कि यहाँ पे लिख दो एक्सप्लेन,
एक्सप्लेन लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। एक क्वेश्चन हमारा ये वाला आ गया। दूसरा क्या आ गया, व्हाट डू द बैंक्स डू विद द डिपॉजिट्स विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक, ये क्वेश्चन आ गया। और क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ बैंक्स। जितने भी जिस पैराग्राफ के ऊपर बोर्ड के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे ही मैं आपको मार्क करवा रहा हूँ। आपने साथ में बुक रख लेनी है, बुक रख के साथ में क्वेश्चन मार्क करने हैं अगर मार्क नहीं किए हुए तो, ठीक है। और यही क्वेश्चन बोर्ड के क्वेश्चन है, इसमें मेरा क्वेश्चन कोई अपना है ही नहीं है, सारे बोर्ड के क्वेश्चन है और जो सारे प्रीवियस ईयर के जो आ चुके हैं। तो साथ में क्वेश्चन भी बता रहा हूँ और आंसर भी बता रहा हूँ, तो मार्क करो, यही आपने लर्न करना है और समझा भी रहा हूँ। वो ये कह रहा है 3 क्वेश्चन हो गए हमारे, 1, ठीक है, 2 और 3। आंसर सेम ही है, आंसर आपका ये वाला और ये वाला फुल पैरा ही आंसर, दोनों पैराग्राफ आंसर है। क्वेश्चन है कि जो पैसे हम बैंक में जमा करवाते हैं तो बैंक उन पैसों का क्या करता है। अब बैंक का बहुत बड़ा रूम है, बैंक के पास पैसे आई जा रहे हैं, करेंसी नोट्स आई जा रहे हैं, नोटों से पूरा रूम भर गया, 1 रूम भर गया, 2 रूम भर गए, 10 रूम भर गए। तो उन पैसे का बैंक करेगा क्या। बैंक क्या करता है कि उन पैसों को आगे लोन पे दे देता है। क्यों देता है, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मैंने बैंक में पैसे जमा करवाए तो बैंक मुझे इंटरेस्ट देगा। सपोज करो कि 7% बैंक मेरे को इंटरेस्ट दे रहा है और आगे बैंक ने किसी को लोन दे दिया, लोन दिया 10% के ऊपर, तो बैंक को बेनिफिट क्या हुआ। बैंक ने कितने खर्चे निकाले होते हैं, एसी के खर्चे हैं अपने, ठीक है, और अपने वहाँ पे कूलर लगे हैं, पे लाइटें हैं, और लोगों की तनख्वाह देनी है एम्प्लॉइज की, वो सारे पैसे कहाँ से आएंगे बैंक के पास। ये जैसे 7% बैंक मेरे को दे रहा है डिपॉजिटर को, और जो 10% ले रहा है किससे ले रहा है, जिसको लोन दिया है। तो डिफरेंस कितना आ गया, 3% का। तो ये जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ बैंक। देखने को लगता है 3% ही है, जब लाखों में देखो, लाखों का 3% कितना होता है, करोड़ों का 3% कितना होता है, तो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इस तरह से बैंक अपनी कमाई करता है। तो ये पूरा इसमें जो बोला है वो इसमें लिखा हुआ है। अब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ एक बार, आ जाओ। अब वो कह रहा है कि व्हाट डू द बैंक्स डू विद द डिपॉजिट। बैंक उन पैसों को क्या करता है, विच एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक, जो लोगों से पैसे लेता है बैंक उसका क्या करता है। वो कह रहा है दिस इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म। वो क्या, बैंक अपने पास थोड़े से पैसे रखता है और बाकी पैसे वो क्या करता है, कितने पैसे अपने पास रखता है। बैंक अपने पास 15% रखता है, ये आपने याद रखना है, 1 मार्क्स में आता है। 15% बैंक अपने पास रखता है और बाकी सारे पैसे वो बैंक लोन पे देता है। अब ये क्वेश्चन ये आता है कि बैंक जो स्मॉल अमाउंट है, कितनी अमाउंट अपने पास रखता है और वो क्यों रखता है। हम आंसर होगा कि बैंक की 15% ऑफ द डिपॉजिट विद इटसेल्फ। व्हाई, टू गिव मनी टू द पीपल हु माइट कम फॉर विड्रॉल। जो लोगों ने पैसे जमा करवाए हैं वो अपना विड्रॉ लेने के लिए आएंगे कि हमारे पैसे, अब किसी ने, जैसे मैंने बैंक में सपोज 50,000 जमा करवाए हैं और मेरे को 20,000 चाहिए, तो मैं पैसे लेने जाऊंगा, तो बैंक के पास तो पैसे होने चाहिए ना। तो इसलिए बैंक, जो लोग विड्रॉ अपने पैसे थोड़े बहुत करने आते हैं तो उनको देने के लिए बैंक से 15% पैसे रखता है, बाकी सारे लोन पे दे देता है। ये आ गया कि वाई बैंक कीप 15% विद इटसेल्फ। ये आ गया, दिस इज केप्ट एज प्रोविजन टू पे द डिपॉजिटर जो हु माइट कम टू विड्रॉ द मनी फ्रॉम द बैंक एट एनी गिवन डे। किसी टाइम भी लोग आ सकते हैं पैसा लेने के लिए, पर थोड़े लोग ही आते हैं पैसा लेने के लिए, जमा कराने के लिए, तो इसलिए फिर क्या है, उनका काम चल जाता है 15% से। मेजर पोर्शन बैंक है वो क्या करता है, वो लोन देता है लोगों को, क्योंकि लोन की बहुत ज्यादा डिमांड है। बैंक मेक यूज ऑफ डिपॉजिट्स, लोगों की लोन रिक्वायरमेंट पूरी करता है बैंक। बैंक क्या करता है, बैंक मेडिटेट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड्स, जिनके पास ज्यादा पैसे हैं और जिनको हु आर इन नीड ऑफ फंड्स, जिनको पैसे चाहिए, उनके दोनों के बीच में काम करता है बैंक। जिनको पैसे चाहिए और जिनसे पैसे वो लेता है, जिनके पास फालतू पैसे हैं वो बैंक में जमा करवाते हैं और जिनको चाहिए होते हैं वो बैंक से लोन ले लेता है।
बैंक चार्ज हाई, मैं इसका आंसर बोल रहा हूँ, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ बैंक? बैंक चार्ज हाई इंटरेस्ट ऑन लोन्स दैट व्हाट दे ऑफर टू डिपॉजिट एंड दोबारा पढ़ देता हूँ यहाँ से, बैंक्स चार्ज ए हायर इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन देन व्हाट दे ऑफर टू द डिपॉजिट. The difference between what is charged from the borrower and what is paid to the depositor is the main source of income of bank. ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया. दिस इज आंसर, इजी है, एक बार पढ़ोगे तो आराम से हो जाएगा, कोई मुश्किल इसमें है ही नहीं है. अब आ जाओ टू क्रेडिट सिचुएशंस. ये एक बार पेपर आया था, ठीक है, जो 15 मार्च 2023 को पेपर हुआ था. तो उसमें दो सेट में ये आया था, एक सेट में ये आ गया था और एक सेट में ये वाला क्वेश्चन आया. ये दो येलो बॉक्स आ गए थे, दोनों वाले बताता हूँ है क्या. ठीक, अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज क्रेडिट. व्हाट इज क्रेडिट? क्रेडिट मतलब लोन, ये आता है व्हाट इज क्रेडिट, या व्हाट इज लिखता हूं, व्हाट इज क्रेडिट. इसका आंसर आ गया. क्रेडिट क्या है? इट इज एन एग्रीमेंट इन विच द लैंडर सप्लाइज द बोरर विद द मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस फॉर फ्यूचर पेमेंट. यहां तक आंसर आ गया. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि एक एग्रीमेंट है जिसमें लैंडर, जिसने पैसे देने, जैसे मैं हूं, मैंने अपने फ्रेंड को पैसे दिए 10,000 रुपीज, तो उससे प्रॉमिस लिया कि भाई बाद में मेरे को वापस कर दी करके. ठीक है, तो वो ये कह रहा है ये एग्रीमेंट है जिसमें क्या होता है, लैंडर जैसे मैं हो गया लैंडर पैसे देने वाला, और बोरर मेरा फ्रेंड हो गया जिसने पैसे लेने हैं. ठीक है, एग्रीमेंट इन विच द लैंडर सप्लाई बोरर विद द मनी, उसको पैसे देता है. ठीक है, मनी हो गया या गुड्स, कुछ भी चीज हो गया, किस किस लिए हो गया? इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस फॉर फ्यूचर पेमेंट, कि फ्यूचर में मेरे को वही पैसे वापस कर देना. तो ये डेफिनेशन आ गई. पेपर में चाहे क्रेडिट लिखा है चाहे लोन लिखा है, एक ही बात है. फिर आता है कि एक्सप्लेन टू डिफरेंट सिचुएशंस विद एग्जांपल. ये वाली सिचुएशन हमारी पॉजिटिव है, पेपर यहाँ पे लिख दो पॉजिटिव रोल आ गया. ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आएगा कि डिस्क्राइब द पॉजिटिव रोल ऑफ लोन. लोन का पॉजिटिव रोल बताओ कि इसका पॉजिटिव रोल क्या है. तो ये स्वप्ना वाला पैराग्राफ है, येलो वाला, सॉरी ये सलीम वाला पैराग्राफ, ये पॉजिटिव है. अच्छा, इसका क्वेश्चन क्या आएगा? इसका क्वेश्चन आता है, आप लोगों को क्वेश्चन आएगा कि ये वाला क्वेश्चन है हमारा, क्रेडिट पुश प्लेज ए वाइटल एंड पॉजिटिव रोल, एक्सप्लेन विद एग्जांपल. तो ये आएगा पॉजिटिव रोल. ये आप सिंपल स्टोरी है, आप पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगी. इसमें वो क्या कह रहा है कि एक सलीम शू मैन्युफैक्चरर है, उसको 3000 शूज का ऑर्डर मिला है, तो उसके पास पैसे नहीं थे. उसने क्या किया, उसने ही परचेज रॉ मटेरियल, अपने खर्चे पूरे करने के लिए उसने रॉ मटेरियल पहले लेदर सप्लायर से लोन ले लिया कि देखो मैं बाद में दे दूंगा पैसे, और 1000 पेयर्स का कैश ले लिया एडवांस में. बाद में जब हुआ तो बना के सारा कुछ वापस कर दिया और अपना प्रॉफिट ले लिया. मतलब आप पढ़ोगे आपको आराम से समझ आ जाएगा. तो इस सिचुएशन में लोन ने पॉजिटिव रोल प्ले किया. ठीक, और जो नीचे सिचुएशन है, स्वप्ना वाला केस आ जाओ. इस केस में लोन हैज प्लेड नेगेटिव रोल. लोन हैज प्लेड नेगेटिव रोल. तो आपने कहना है, पेपर में क्वेश्चन आया था कि डिस्क्राइब द नेगेटिव रोल ऑफ लोन विद एग्जांपल. तो स्वप्ना की एग्जांपल है, एक फार्मर है, स्मॉल फार्मर है. स्वप्ना जो नहीं लिखोगे आप देखो, स्मॉल फार्मर है, उसने लोन लिया मनी लैंडर से, वो भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर. और उसके बाद फिर कि मैं उन्होंने सोचा मैं लोन रीपे कर दूंगी, लेकिन रास्ते में क्या हो गया, मिड वे पेस्ट का अटैक आ गया, कीड़े मकोड़ों ने सारी क्रॉप्स खा ली, उसकी क्रॉप फेल हो गई. उसने स्प्रे किया था लेकिन सारा ही कोई ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं करके. फिर मनी लैंडर उसके पास उसके पैसे देने के लिए पैसे नहीं थे. अगले साल फिर लोन लिया उसने. लोन लेके ये जो जितना भी जो सामान था फ्रेश लोन लिया. फ्रेश लोन लेके उसने अपना क्रॉप्स वगैरह ग्रो की, लेकिन जो नॉर्मल क्रॉप्स हुई हैं कुछ ज़्यादा बेनिफिट हुआ नहीं करके. मतलब
शी वॉन्ट एबल टू रीपे द लोन, तो शी कॉट इन टू डेट ट्रैप, कर्जे वाले चक्कर में वो फंस गई। तो पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डेट ट्रैप। डेट ट्रैप मीन्स कि जब व्हेन फार्मर इज वॉन्ट एबल टू रिटर्न द लोन, और फिर उसके लिए फ्रेश लोन लेता है, वो भी नहीं, फिर आगे लोन के चक्कर में ही आए तो उसको सारी लाइफ लोन के चक्कर में निकल जाती है करके, लोन रीपे होता ही नहीं करके, फिर थोड़ा सा लोन रीपे होता है और थोड़ा वापस लोन वापस ले लेते हैं वो। तो ये हमारा हो गया नेगेटिव लोन, हो गया नेगेटिव रूल ऑफ क्रेडिट। तो इसका क्वेश्चन क्या आता है, नेगेटिव का क्वेश्चन हमारा ये आता है, क्वेश्चन बताता हूं आपको मैं। इसका क्वेश्चन ये आता है कि क्रेडिट pushes the borrower into situation from which recovery is very painful. Explain with example. कि लोन से बंदे की इतनी बुरी हालत हो जाती है, रिकवरी पेनफुल होती है। तो इसकी एग्जांपल आपने देनी है, सपना की एग्जांपल देनी है। यहाँ पे देखो वो कह रहा है कि सपना के केस में वो क्रॉप सारी फेल होगी, वो अपना उसको लैंड का पार्ट बेच के तब जाके लोन देना पड़ा, तो इट मीन्स उसकी जो हालत खराबी हो गई है। तो ये नेगेटिव रोल, यहाँ तक हमारा उसका आंसर आएगा। अगर दोनों मिला के आ जाए तो ये क्वेश्चन आता है कि इज क्रेडिट बून और बेन, यहां लिख देता हूं इज क्रेडिट, ठीक है, बून, बून मैंने वरदान, और बेन, बेन मतलब शराप, ये वरदान है कि शराप है। तो बून मतलब पॉजिटिव रोल, बेन मतलब नेगेटिव रोल, दोनों। अब दोनों के अपने दोनों एग्जांपल्स एक्सप्लेन कर देनी है। अब आप बताओ कि लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सुन गया, आधे कह रहे हैं लोन लेना चाहिए, लोन अच्छा होता है, आधे कह रहे हैं लोन खराब होता है। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आपको आता है कि शुड वी टेक लोन और नॉट, तो आपने आंसर ये देना है। इसका आंसर आ गया ये वाला कि लोन लेना या नहीं लेना, वो ये है, ये आंसर है हमारा। एक सिचुएशन में फायदा होगा, एक में नुकसान होगा करके, तो उसमें वो कह रहा है अब वेदर द क्रेडिट वुड बी यूजफुल और नॉट, इट डिपेंड्स अपॉन द रिस्क इन ए सिचुएशन, कितने का रिस्क है, और बाद में अगर लॉस होता है तो कोई सपोर्ट है या नहीं है, इस पे मैटर करता है। तो वो कह रहा है दोनों सिचुएशन देख ली, एक में फायदा हो गया, एक में नुकसान हो गया, तो वो मैटर करता है कि आपके पास कितनी बैकअप कितना है, आपके पास सपोर्ट कितनी करके, रिस्क कितना है, ये फैक्टर मैटर करते हैं सारे। चलो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक। अब आगे आ जाओ। मैं बैंक के पास जाता हूँ, बैंक को कहता हूँ कि जी मेरे को लोन दे दो, 1 करोड़ रुपए का लोन दे दो। बैंक को दे देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उसके बदले जब भी हम लोन लेने जाते हैं, कोई भी आपके मामा हो गए, आपके पापा हो गए, कोई भी बैंक से लोन लेने जाएगा, ठीक, तो बैंक वाले पहले क्या मांगेंगे, वो मांगेंगे कि अभी हमको कोई गारंटी तो दो कि अगर आप लोन नहीं रीपे करते हो तो हमारे पास क्या क्या हमारी क्या वो है कि गारंटी क्या है कि फिर जो हम जैसे कोई बैंक क्या मांगता है, कोई घर के डॉक्यूमेंट, कोई शॉप हो गया, कोई प्लॉट हो गया, कोई दुकान होगी, है ना, फैक्ट्री होगी, उसके डॉक्यूमेंट्स हो गए, रजिस्ट्री जिसको कहते हैं वो हो गया, या कोई गोल्ड हो गया, वो एज ए सिक्योरिटी रखता है। तो जो बैंक सिक्योरिटी रखता है उसको हम बोलते हैं कोलैटरल, ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज कोलैटरल, ठीक है। और अगर लोग लोन नहीं देंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर बैंक वाले उस कोलैटरल को जो भी हमने गिरवी जो भी हमने गारंटी रखी है, ठीक है, तो उस जैसे किसी ने गोल्ड रखा है, कोई शॉप रखी है, तो उस कोलैटरल को बेच के अपने पैसे पूरे कर लेंगे। तो ये होता है व्हाट इज कोलैटरल। तो यह आ गया हमारा कोलैटरल। कोलैटरल इज एन एसेट, वो जो गारंटी आ गई है, कुछ भी हो सकती है जो बैंक रखता है गारंटी अपने लोन। अगर इफ द बोरर, जिसने बोरर मतलब जिसने पैसे लिए हैं, फेल्स टू रीपे द लोन, नहीं देता है, तो फिर क्या है, लैंडर मतलब बैंक, बैंक को राइट है कि वो सारे पैसे उसको सामान को बेच के, कोलैटरल को बेच के अपने पेमेंट ले सकता है। तो ये हमारा पूरा आंसर आ गया हमारा ये वाला, दिस इज द आंसर ऑफ कोलैटरल, ठीक। कोलैटरल भी हो गया हमारा। आगे आ जाओ। अब आ गया ये बॉक्स है, ये आपने खुद ही भरना है, मैं बता देता हूँ वैसे, ठीक है। तो वो अगर इसको पढ़ोगे, पढ़ के खुद भरना, फिर उसके बाद देखना आप, ठीक।
वो कह रहा है कि यहाँ पे मेगा ने लोन लिया है, 5 लाख का लोन लिया, ठीक है। एनुअल इंटरेस्ट रेट क्या था, 12% था। कितने साल के लिए, 10 साल के लिए लोन लिया, मंथली इंस्टॉलमेंट्स थी। और उन्होंने क्या किया, मेगा हैड टू सबमिट, बैंक को क्या करना पड़ा, डॉक्यूमेंट्स, अपने एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, सैलरी, सारा कुछ उसको बैंक को देना पड़ा करके। तो बैंक ने एज ए कोलैटरल क्या रखा, घर के जो पेपर थे, न्यू घर के पेपर, उसको एज ए कोलैटरल रख लिया, गारंटी रख लिया। अब बताइए लोन अमाउंट कितनी आ गई हमारी, 5 लाख। और ड्यूरेशन ऑफ लोन, कितने साल के लोन लिया, 10 ईयर्स के लिए लोन लिया। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड थे, ठीक है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड आगे ये वाला क्या मांगा है, डॉक्यूमेंट्स शोइंग एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, सैलरी, ये सब कुछ रिकॉर्ड आ गया। इंटरेस्ट रेट कितना था, 12%, ये हमने देख लिया, 12% इंटरेस्ट रेट। मोड ऑफ पेमेंट मंथली इंस्टॉलमेंट थी, ये वाली मोड ऑफ पेमेंट आ गई। अब कोलैटरल क्या थी, कोलैटरल था ये वाला न्यू घर के जो पेपर्स ऑफ द न्यू हाउस, ये कोलैटरल थी, मतलब गारंटी बैंक ने ये रखी थी। तो ये आपने फिल करना है। इस तरह से आप लोगों को कोई कुछ भी पेपर में आ जाएगा। आपने जितने भी ग्राफ हैं, पाई चार्ट्स हैं, वो सारे अच्छे से करने हैं, खाली इकोनॉमिक्स की बुक के नहीं, सारी बुक्स के। हिस्ट्री के सोर्सेज भी करने हैं जो साथ वाले पढ़ने हैं, उनमें से 1 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे। पिक्चर्स भी करनी है, ग्राफ भी करने हैं। इस बार तो मतलब बोर्ड ने कहा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब जो हमने वो क्वेश्चन पूछने हैं जिससे बच्चों का दिमाग लगता है। जैसे ये एक ऐसे एग्जांपल्स के साथ सिचुएशंस देंगे ज़्यादा कि जिसमें बच्चों का दिमाग लगे, अपने दिमाग से बच्चे करें। तो इसलिए दिमाग से करने के लिए आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी पहले पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर पता ही नहीं कोलैटरल क्या होता है तो आप ढूंढोगे क्या यहाँ से। तो इसलिए एक बार डीप थॉरो अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन करनी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आप 1 शॉट के ऊपर जाओगे। अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है, ठीक। इंटरेस्ट रेट, कोलैटरल, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एंड मोड ऑफ पेमेंट, टुगेदर इट इज कॉल्ड टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ये बस इतना सा है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको हम कहते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। आगे आ जाओ। ये है कि वैरायटी ऑफ क्रेडिट। यहाँ पे यहाँ क्वेश्चन क्या बन जाता है, क्वेश्चन हमारा बन जाता है कि डिस्क्राइब वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स इन रूरल एरियाज, इन रूरल एरियाज। अच्छा, ये 3 एग्जाम्पलें दी हुई हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। ये एग्जाम्पल आपने पढ़नी है, बहुत रेयरली कभी आ जाए, कभी अभी तो आया नहीं, 25-30 साल हो गए मैंने कभी नहीं देखा इसको पेपर में आया हुआ। लेकिन हम बता देता हूँ, करना तो जरूरी है। इस साल 30 साल नहीं आया, 25 साल, अभी इस साल आ गया। फिर इसमें है क्या, इसमें आप लोगों ने ये 4 चीजें ढूंढनी है बस खाली, कि लोग जो लोन है, कौन से लोग लोन ले रहे हैं, मतलब स्मॉल फार्मर ले रहा है कि मीडियम फार्मर लोन ले रहा है। और उसके बाद फिर जो लोन ले रहे हैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो आपने देखना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। फिर आपने उसके बाद देखना है कि किससे लोन लिया है करके, और किस पर्पज़ के लिए लोन लिया। मैं एक करवाता हूँ, बाकी आप पढ़ लेना करके। यहाँ पे वो कह रहा है अब कि जैसे ये आ गया 1.5 एकड़ लैंड है, मतलब 2 एकड़ से नीचे है जो शामिल है, उसके पास इतनी लैंड है। और 2 एकड़ से नीचे है तो मतलब स्मॉल फार्मर है। स्मॉल फार्मर है, उसने लोन किससे लिया, मनी लैंडर से लोन लिया। किस रेट पे लिया, 60%। 60% मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। बैंक से अगर हम जनरली लोन लेते हैं ना तो वो 8% 7% पे लोन मिल जाता है पर एनम। तो यहाँ पे तो मिल रहा है 60%, कितना बहुत ज़्यादा लोन हो गया, बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। वो किससे लोन ले रहा है, ट्रेडर से लोन ले रहा है, मनी लैंडर से ले रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। तो ये आपने किस पर्पज़ के लिए ले रहा है, ये बस आपने 2-3 चीज़ें सब में ढूंढनी है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, वो कहाँ बैंक से लोन ले रहा है ना, तो क्यों लोन ले रहा है, तो कौन है, फार्म लेबरर है। तो इसे आपने ऐसे पॉइंट ढूंढने हैं। एक बार रीडिंग ले लेना आप, ठीक। चलो अगला आ गया क्वेश्चन कि व्हाट इज कोलैटरल और cooperatives, I'm sorry. What are cooperatives? Explain कृषक cooperatives. Cooperatives क्या होता है,
जब बहुत सारे फार्मर्स इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, ठीक है, फार्मर्स हो गए, वीवर्स हो गए, है ना, लेबरर्स हो गए, जब इकट्ठे मिलकर काम करते हैं तो उसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव्स। तो दे पूल देयर रिसोर्सेज टुगेदर। मैं डेफिनेशन मार्क कर देता हूँ। व्हाट आर कोऑपरेटिव्स? तो अगर पे आता है व्हाट आर कोऑपरेटिव्स, तो आपने क्या करना है, ये वाला आ गया, मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव्स पूल देयर रिसोर्सेज फॉर द कोऑपरेशन इन सर्टेन एरियाज। तो ये आ गया। बहुत सारी कोऑपरेटिव्स हैं, फार्मर्स कोऑपरेटिव्स है, वीवर्स है कोऑपरेटिव है, इंडस्ट्रीज कोऑपरेटिव्स है, ये आ गई कोऑपरेटिव्स आ गई। और पेपर में आता है एक्सप्लेन कृषि कोऑपरेटिव्स। एक्सप्लेन, हिंदी में एग्रीकल्चर को कहते हैं कृषि, तो फार्मर क्या हो गया, कृषक। तो कृषक मतलब फार्मर्स की कोऑपरेटिव बताओ वो क्या है। वो कह रहा है कि कृषि कोऑपरेटिव कितनी है, सोनपुर में है और इट हैज 2300 मेंबर्स। वो दे एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर्स विद दी डिपॉजिट, डिपॉजिट को एज ए कलेक्टर यूज करते हैं और बड़े बड़े लोन बैंक से लेके लोगों को देते हैं। तो ये लोन फार्मर लोग यूज करते हैं। वंस दे लोन्स आर रीपेड, फिर वो इस तरह से और लोन भी ले सकते हैं। तो कृषि कोऑपरेटिव्स हैं तो फार्मर्स को हेल्प करते हैं कि जो सामान किसी ने लेना है अपना, तो वो सामान एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स लेने हैं, कुछ लेना वो ले सकता है। तो यहाँ तक इसका आंसर आ गया, ये वाला। ठीक, अब आगे आ जाओ। हाँ जी, तो सोर्सेज ऑफ लोन, तो दो तरह के सोर्सेज हैं। लोन कहाँ से मिलते हैं, दो सोर्सेज हैं, एक आ गया फॉर्मल और एक आ गया इनफॉर्मल। जिसमें फॉर्मेलिटी होती है वो फॉर्मल सोर्सेज होते हैं और जिसमें फॉर्मेलिटी नहीं होती वो इनफॉर्मल सोर्सेज होते हैं। अब एग्जांपल बताओ। एग्जांपल मनी लैंडर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, इनमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है, तो ये हमारे क्या होंगे, ये इनफॉर्मल आ गए। और बैंक्स और कोऑपरेटिव्स हैं, वहाँ पे बड़ी फॉर्मेलिटी होती है, इसलिए वो क्या आ गए, वो फॉर्मल्स आ गए। तो ये आ गया हाउ, लिख दो कि ये हमारा क्वेश्चन बन गया कि जितने भी हाउ वेरियस टाइप ऑफ लोन्स कैन बी ग्रुप टुगेदर, ग्रुप्ड, दो ग्रुप बन गए उसके, दो तरह के लोन होते हैं सेक्टर्स। अच्छा, कभी कभी पेपर में ये भी आ जाता है, डिस्क्राइब द सोर्सेज इन रूरल हाउस होल्ड, सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, मतलब विलेज में लोग लोन कहाँ से लेते हैं। ऐसे ही 6 सोर्सेज पूछ लेंगे 3 मार्क्स में, या 4 पूछ लेंगे, मनी लैंडर, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव्स, गवर्नमेंट, है ना, तो कोई 4 ऐसे बोलेंगे। गिव 2 मार्क्स में आएगा कि गिव 4 सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन द रूरल एरियाज, रूरल इंडिया। तो ये अपने कोई भी 4 लिखने पड़ेंगे। ऐसे पाई चार्ट भी पढ़ने हैं आपने ध्यान से। अब आ गया ये, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि हु, ये क्वेश्चन है, हु सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज। फॉर्मल सोर्स में बैंक आ गए कि बैंक को कौन सुपरवाइज करता है, उनका ध्यान कौन रखता है, ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आंसर हमारा क्या आएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, वो चेक करता है। अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ हु आ गया, फिर साथ में आता है एंड हाउ। आरबीआई सारे बैंक्स को कैसे चेक करता है कि ये ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वो हमने आंसर देना है नंबर 1। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट, फॉर इंस्टांस एग्जाम्पल, बैंक्स को बताना पड़ता है कि वो जो मिनिमम लिमिट है कितनी है, 15%, वो मेंटेन करके रख रहे कि नहीं रख रहे। 15% मेंटेन करनी पड़ेगी बैंक वालों को। एक तो ये हो गया। दूसरा ये आ गया कि बैंक चेक करता है कि वो बैलेंस मेंटेन कर रहे कि नहीं कर रहे। दूसरा आ गया, आरबीआई देखता है कि बैंक जो है वो सिर्फ अमीरों को लोन नहीं दे, अमीरों को लोन तो नहीं दे रहे, गरीबों को दे रहे कि नहीं दे रहे, कि दे बट आल्सो टू द स्मॉल कल्टिवेटर्स, उनको भी लोन मिलना चाहिए, खाली ऐसा नहीं कि अमीरों को ही लोन मिली जाए। थर्ड, periodically बैंक्स हैव टू सबमिट, सारे बैंकों को अपनी रिपोर्ट देनी पड़ती है, किसको देनी पड़ती है, टू आरबीआई, हाउ मच दे हैव लैंडिंग टू whom एंड एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, उन्होंने किसको लोन दिया, किस बैंक ने किसको लोन दिया, ठीक है, और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया। तो ये सारा बैंकों को रिपोर्ट देना पड़ती है। ये हमारा क्वेश्चन आएगा हमारा, हु सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज एंड हाउ। इसका और क्वेश्चन है यहाँ पे भी, ठीक है, और क्वेश्चन आता है कि फंक्शंस, ठीक है, फंक्शंस
ऑफ आरबीआई, फंक्शंस ऑफ आरबीआई आ गया, फंक्शंस आ जाए या रोल ऑफ आरबीआई आ जाए, ये भी आ सकता है। और इसमें आपने एक पॉइंट ऐड कर देना है कि आरबीआई, हमने पहले पढ़ा था कि इट इशू करेंसी नोट्स, तो वो भी आपने ऐड कर देना है। तो ये मिला के हमारा क्वेश्चन बन गया। आगे कभी आया तो नहीं है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि इनफॉर्मल सोर्सेज हैं, मनी लैंडर्स हैं, उनको कौन चेक करता है? तो वो कह रहा है दिस नो ऑर्गेनाइजेशंस जो सुपरवाइज करती हो, मनी लैंडर्स वगैरह को कोई सुपरवाइज नहीं करता, अपनी मर्जी का जितना दिल करता है उतना वो इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं, कोई नहीं उनको चेक करने वाला है। ठीक, अब ये हमारा क्वेश्चन है, अब सुन लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आंसर बताता हूं मैं, आंसर मार्क करते हैं कि यहां से लेके हायर से लेके ये पूरा लास्ट तक मार्क कर लो, ये डेवलपमेंट तक, ये आंसर है। और क्वेश्चन 2 है, एक तो है कि ये लास्ट 3 जो बोल्ड लेटर्स में लिखी हुई है, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट। एक तो ये वाला क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन हाउ, एक्सप्लेन। और दूसरा क्वेश्चन आता है, ये पैरे के स्टार्टिंग में है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फॉर दीज रीजन, यहाँ पे लिख दो वाई बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज नीड टू लैंड मोर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों इंपॉर्टेंट है? थोड़ा सा बाकी क्वेश्चनों के कंपैरेटिवली ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए स्कूल एग्जाम में या बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आ ही जाता है, काफी बार आता है। तो इसको अपने अच्छे से लर्न करना करके, ये ऊपर वाला करना शुरू से लेके ये लास्ट तक का, ये लेफ्ट और पैरा दोनों पैराग्राफ आपने आने हैं। वो ये कह रहा है कि बैंक्स को ज्यादा लोन क्यों देने चाहिए, क्यों? अब मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल कि जैसे कोई एक बंदा है, मिस्टर एक्स है कोई, तो उसने अपनी मोबाइल शॉप खोलनी है, 5 लाख रुपए लोन लिया, 5 लाख रुपए लोन लिया। अगर वो मनी लैंडर से लोन लेता है तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा पड़ता है, क्योंकि मनी लैंडर का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है। तो उसको जो अपनी इंस्टॉलमेंट है, मंथली इंस्टॉलमेंट जो किस्त देनी पड़ती है, वो 25,000 रुपीज देनी पड़ती है, 25,000 रुपये देनी पड़ती है। कमाई उसकी हो रही है 20,000 रुपीज। अगर सेम लोन वो बैंक से लेता है तो उसकी इंस्टॉलमेंट है 5,000 रुपीज। अब आप बताओ कि उस बंदे को लोन है वो बैंक से लेना चाहिए कि या फिर मनी लेंडर से? क्लियरली ऑब्वियसली, मतलब बंदा तो क्लियर ही है कि बंदा मनी लेंडर से लोन नहीं लेगा, बैंक से लेगा। क्यों? क्योंकि बैंक मनी लेंडर को तो 25,000 रुपीज पर मंथ देना पड़ता है, कमाई हो रही है 20,000 रुपीज, तो इट मीन्स उसकी तो दुकान पहले ही बंद हो जाएगी। जो को लोग काम स्टार्ट करना चाहते हैं वो काम स्टार्ट कर ही नहीं सकते हैं। तो दैट इज वाई मनी बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स शुड गिव मोर लोन। तो ये लेट्स स्टार्ट पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ा देता हूँ आपको, ठीक है। और यहाँ से आ जाओ, यहाँ से देखो, वो कह रहा हायर कॉस्ट ऑफ बोरिंग, अगर ज़्यादा महंगा लोन लेगा तो फिर क्या होएगा करके, इट मीन्स कि लार्ज पार्ट ऑफ द अर्निंग ऑफ द बोरर इज यूज टू रीपे द लोन। सारे पैसे कहाँ चल जाएंगे? लोन को रीपे करने में चल जाएंगे करके। बोरर्स हु हैव लेस इनकम, पैसे बचेंगे नहीं करके उसके पास अपने। इन सर्टन केसेस क्या होगा, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स कि द अमाउंट टू बी रीपेड इज ग्रेटर देन द इनकम ऑफ द बोरर। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, जैसे मैंने बताया आपको, तो इट मीन्स जितनी उसकी कमाई नहीं है, 20,000 रुपीज़ कमाई है और उसकी पे कितना करना पड़ रहा है, उसको पे करना पड़ रहा है 25,000 रुपीज़, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इट मीन्स इससे क्या आएगा, पीपल हु माइट विश टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज, जो लोग कोई काम शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, बाय बोरिंग, पैसा उधार लेके, मे नॉट बी एबल टू डू सो बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट ऑफ बोरिंग, क्योंकि लोन महंगा बहुत पड़ रहा है, वो काम स्टार्ट ही नहीं कर सकते अपना। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए दैट इज वाई फॉर दीज रीजंस बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स नीड टू लैंड मोर। लोग लोन लेते क्यों हैं, ये बता दिया कि लोग जो लोन लेते हैं वो अपना बिजनेस के लिए लेते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए ले रहे हैं, वैरायटी ऑफ नीड्स को पूरा करने के लिए, क्रॉप्स ग्रो करने के लिए लोन लेते हैं। इसलिए दैट इज वाई चीप एंड अफोर्डेबल लोन इज इंपॉर्टेंट फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अच्छा जी, अब आगे आ जाओ। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि ये जो पाई चार्ट है, ये पाई चार्ट आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं
यहाँ लिखा है, ये हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट डज दिस पाई चार्ट सुजेस्ट। इसमें क्या शो हो रहा है, इसमें देख लो हाउस होल्ड मतलब फैमिलीज, जो अर्बन एरियाज हैं वो कह रहा है कि जो गरीब लोग हैं मोस्टली 85% है, वो लोग कहाँ से ले रहे हैं, जो पुअर फैमिलीज मेजॉरिटी लोन कहाँ से ले रहे हैं, वो ले रहे हैं यहाँ से इनफॉर्मल सोर्सेज से। यहाँ दिखाता हूँ बोलो मैं, ये देख लो यहाँ पे ये आ गया, ये ब्लू वाला पार्ट किसका है, ब्लू वाला है इनफॉर्मल, पर्पल वाला कौन सा है फॉर्मल। तो मेजॉरिटी जो गरीब हैं, मेजॉरिटी जो पुअर लोग हैं वो लोन ले रहे हैं यहाँ से इनफॉर्मल सोर्सेज से, और जो मेजॉरिटी रिच हैं वो लोन किससे ले रहे हैं, वो बैंक से ले रहे हैं। तो मतलब गरीबों को लोन महंगा पड़ रहा है, अमीरों को सस्ता पड़ रहा है, ये तो उल्टा काम ही हो रहा है करके। तो इससे फिर हम क्या सजेशंस क्या निकलते हैं, तो कंट्री की डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ होना चाहिए, विच टू सजेशंस, कौन से 2 सजेशंस हैं, 2 चीज़ें होनी चाहिए कंट्रीज की डेवलपमेंट के लिए। एक तो आ गया ये चीज़ कि इट इज़ नेसेसरी दैट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स इंक्रीज देयर लैंडिंग पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज। जितने भी बैंक्स हैं उनको अपनी जो लैंडिंग है उधार देना है, रूरल एरिया में ज़्यादा दें। क्यों, क्योंकि जो लोग गरीब लोग हैं जो मनी लैंडर्स के ऊपर डिपेंड है, उनकी जो डिपेंडेंस है वो रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए, उनको बैंक से लोन मिल जाए। दूसरा कि फॉर्मल सेक्टर लोन्स नीड टू एक्सपेंड, इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट एवरीवन रिसीव्स द लोन। दूसरा फॉर्मल सेक्टर बैंक तो बढ़ रहे हैं, पर बैंक बढ़ने का फायदा तभी है कि अगर वो लोन गरीबों को भी मिले, सबको मिले तो फायदा है। ठीक है, एट प्रेजेंट इट इज रिचर हाउस होल्ड हु रिसीव्स, जिनको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, जो पुअर है वो इनफॉर्मल पर डिपेंड कर रहे हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो फॉर्मल है वो क्रेडिट है वो चीप लोन पे गरीबों को भी मिलने चाहिए। ये 2 सजेशंस हैं जो आपने करने हैं, जो पाई चार्ट को देख के, या आप कंट्री के लोन डिपार्टमेंट को क्या, कंट्री को क्या सजेस्ट करोगे, देश आगे कैसे बढ़ेगा, ये 2 पॉइंट आपने बताने हैं। आगे आ जाओ। लेकिन हम तो ये बोली जा रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए करके, लेकिन एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी क्या है, ग्राउंड रियलिटी ये है क्वेश्चन। देखो क्या ग्राउंड रियलिटी वो कह रहा है, वी हैव सीन, ये क्वेश्चन है हमारा, वी हैव सीन दैट पुअर हाउस होल्ड मैनी फैमिलीज आर स्टिल डिपेंड अपॉन द इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन। वाई इट इज सो, ये है कि गरीब लोग अभी भी इनफॉर्मल सोर्सेज मनी लेंडर पे डिपेंड कर रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब अगले आने वाले दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ऐसा क्यों है। नंबर 1 पॉइंट्स आ जाओ, पहला आ गया नंबर 1, यहाँ पे आ गया, बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर, बैंक्स है ही नहीं विलेजेस में। अगर बैंक से है भी है, सेकंड पॉइंट, तो लोन लेना बैंक से बहुत मुश्किल है। क्यों, कि बैंक रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, कोलैटरल चाहिए होती है। एब्सेंस ऑफ कोलैटरल मेजर रीजन है कि बैंक फिर लोन, उनको कोलैटरल नहीं होती, उनको लोन मिलता ही नहीं करके। लेकिन जो उधर इनफॉर्मल लैंडर्स हैं, मनी लैंडर वगैरह, वो क्या करते हैं, दे नो द बोरर पर्सनली, विलेज का बंदा होता है, दे नो हिम पर्सनली एंड गिव लोन विदाउट कोलैटरल। तो इसलिए कोलैटरल के कारण, कोलैटरल क्या था, गारंटी। मनी जो विलेज के लोग हैं गारंटी उनके पास ज़्यादा कुछ होती नहीं है। तो अब मनी लेंडर उसको पर्सनली जानता है, उसके विलेज का बंदा ही है, तो विदाउट गारंटी उसको लोन दे देता है। बैंक वाले बहुत डॉक्यूमेंटेशन होती है, यहाँ से साइन कराओ, वो वहाँ से जाओ, वो फॉर्म फिल करो, वो फॉर्म फिल करो। और फार्मर्स मोस्टली इलिटरेट्स होते हैं, वो कहते हैं छोड़ो पर इतने झंझट में पढ़ना नहीं है, महंगे लोन ले लो। इसलिए वो सारे कहाँ जाते हैं, मनी लैंडर्स के पास। फिर बोरोवर्स, मनी लैंडर जो फार्मर है, ही कैन इफ नेसेसरी अप्रोच द मनी लैंडर्स इवन विदाउट रीपेइंग द अर्लियर लोन। पुराना लोन दिए बिना ही वो उससे और लोन ले लेगा। ठीक, तो और लोन ले लेगा उसे। हाँ, अब यहाँ तक हमारा आंसर आ गया। इसलिए जो है अर्लियर लोन तक मार्क कर लो। इसलिए क्या है, दैट इज वाई पीपल इन द रूरल हाउस होल्ड, रूरल फैमिलीज, दे टेक लोन, वहाँ से लोन लेते हैं मनी लेंडर से। अब आ जाओ, पर मनी लेंडर क्या करते हैं, मनी लेंडर चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड कीप नो रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस, और उनको हरास भी करते हैं, मारते भी हैं।
एक क्वेश्चन है बुक में नहीं है लेकिन पेपर में आता है, वो हमारा पेपर में क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन, आपने डिफरेंस बताना है, डिफरेंशिएट बिटवीन किसमें, फॉर्मल फॉर्मल और इनफॉर्मल, फॉर्मल इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन, ये डिफरेंस आपने करना है। 2-3 पॉइंट में इजी जो आते हैं फटाफट बताता हूँ आपको कि इसकी एग्जांपल दे दो। फॉर्मल में बैंक्स कोऑपरेटिव्स आ गए, इनफॉर्मल में क्या आ गया, उसमें मनी लेंडर्स वगैरह फ्रेंड्स रिलेटिव्स आ गए। इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो गया, सॉरी इधर लो हो गया बैंक्स में, उधर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो गया। इधर कोलैटरल चाहिए, उधर कोलैटरल नहीं चाहिए। इधर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है, उधर ज़्यादा नहीं होती है। इधर कोई ज़्यादा हरासमेंट इतनी नहीं होती है, उधर हरासमेंट होती है। और मनी लेंडर्स अपने दे यूज इलीगल मेथड्स, मारना पीटना भी करते हैं, मारते भी हैं, ठीक है, टू गेट द मनी बैक, और इधर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये सारे डिफरेंस है, 5 पॉइंट्स आप लोगों को आने चाहिए प्रॉपर कि डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन, ये पेपर में आता है क्वेश्चन। ठीक, लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसके बिना पेपर बनता ही नहीं है। इस बार भी जो 15 मार्च 2023 को जो पेपर हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन आया है। आपने कुछ नहीं करना, कोई क्वेश्चन के पीछे नहीं पड़ना कि क्वेश्चन की लैंग्वेज कौन सी आएगी। इस बार पेपर में पता क्या क्वेश्चन आया था, इस बार क्वेश्चन ये आया था, मैं आपको मार्क कर बताता हूँ। हाँ, SHG आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये आ गया, SHG आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूरल पुअर, एक्सप्लेन। ये लाइन उन्होंने कोई भी उठा के एक लाइन डाल दी, अपने को कुछ नहीं है, बोर्ड वाले जैसे मर्जी जो सी मर्जी लाइन उठा के डालें, बस आपने एक वर्ड माइंड में रखना है, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये तो कीवर्ड होगा ही होगा, ठीक है। अब इस कीवर्ड के साथ जब यहाँ पे ये लिखा आ गया, आपने सारा पेज ये सारा लिख देना है। अब वो सर इतना बड़ा पेज, अब भाई देखने को बड़ा लग रहा है, अभी स्टोरी सुनाता हूँ उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक, एक बार पढ़ोगे आराम से हो जाना है। इसमें होता क्या है समझा देता हूँ। ये देखो, विलेज के लोग जैसे मोस्टली विमेन होती हैं, लेडीज होती हैं, वो अपना मिलके ग्रुप बनाती हैं, किट्टी पार्टी टाइप ग्रुप बनाती हैं, एंड दे कीप ऑन कॉन्ट्रीब्यूटिंग, पैसे उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं किट्टी में, लाइक ग्रुप में, कि अब कितना होती है, कितनी लेडीज होती है हम देख लेते हैं। वो कह रहा है 15 to 20 मेंबर्स होते हैं, 25 to 100 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। कोई 25 कॉन्ट्रीब्यूट करता है, कोई 30, कोई 50, कोई 80, कोई 90 अपना कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। अब होता क्या है, यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक, आपको मैं करवाता हूँ। ऐसे पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, कंट्रीब्यूट करके फिर जो पैसे इकट्ठे हो गए उसमें से किसी मेंबर को लोन चाहिए तो उसमें से लोन वो दे देते हैं। अब इंटरेस्ट, दे चार्ज इंटरेस्ट, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मच लेस देन व्हाट द मनी लेंडर चार्जेस। मनी लेंडर जो चार्ज करता है उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका कम होता है। तो फिर अगर पैसे ज़्यादा हो गए तो कीप ऑन डिपॉजिटिंग मनी इन द बैंक, बैंक में पैसे जमा करवाते रहते हैं, और अगर इनके पास ज़्यादा पैसे हो जाते हैं तो बैंक में अकाउंट खुलवा के वहाँ इनका बन जाता है। और किसी मेंबर को बैंक से लोन चाहिए और उसके पास कोलैटरल नहीं है, तो ये लोग बैंक को अपनी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर बैंक किसी भी मेंबर को लोन दिलवा देते हैं। और इट इज़ द मेंबर हु डिसाइड कि किसको कितना लोन दिलवाना है। और कोई मेंबर अगर लोन नहीं देता है तो सारे मेंबर उस जिसने लोन नहीं दिया उसके पीछे पड़ जाते हैं, भाई लोन क्यों नहीं दे रहे हो, लोन उसका वापस करो, बैंक का लोन वापस करो, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एनी केस ऑफ नो रीपेमेंट इज टेकन वेरी सीरियसली बाय द मेंबर्स। तो बिकॉज ऑफ दिस फीचर बैंक्स आर विलिंग टू गिव लोन टू द मेंबर्स ऑफ SHG विदाउट कोलैटरल, मतलब कोलैटरल के बिना ही SHG के मेंबर्स को बैंक लोन दे देता है बिना गारंटी के। क्यों? उनको पता है कि पूरा ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है, वो हमको लोन दिलवा के दिलवा देगा, वापस लोन हमारा दिलवा देगा, ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है। फिर लास्ट में आ गया कि SHG है वो क्या है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। जितने भी यहाँ फीमेल्स हैं, अब वो बैठ के जब मीटिंग होती है तो मीटिंग इकट्ठे बैठ के दे डिस्कस इश्यूज़। कौन से इश्यूज़ करती हैं,
ये वाला आ गया। एक तो एसएचजीज बिल्डिंग ब्लॉक कैसे है, वो हेल्प करता है रूरल फीमेल्स को टू बिकम फाइनेंशियली रिलायंट, अपने आत्मनिर्भर हो सकते हैं। और रेगुलर मीटिंग्स होती हैं उनकी, मीटिंग क्या करती है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। वो सोशल इश्यूज लाइक हेल्थ है, फैमिली की, एनिमल्स की, वो हेल्थ डिस्कस करते हैं, न्यूट्रिशन डिस्कस करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस डिस्कस करते हैं, कोई लड़ाई झगड़े हुए हैं, है ना, कोई घर में बीमार है, कुछ है, वो सारी बातें यहाँ पर डिस्कस करते हैं अपनी। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। राइट ए नोट ऑन एसएचजी, जो मर्जी आ जाए, हाउ एसएचजी इज हेल्पफुल फॉर द फार्मर्स, उनकी हेल्प कैसे करता है, ये कुछ भी आ सकता है। लास्ट क्वेश्चन आ गया, राइट ए नोट ऑन ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। ये तो कभी, ठीक है, बस यहाँ पे नोट ही है, ठीक। ये वाला है इंपॉर्टेंट है जो आपने करना है, ये 1 मार्क्स में, इसमें से काफ़ी बार आ गया है 1 मार्क्स का क्वेश्चन, कि ये यहाँ बस ये नोट है, हम वैसे पढ़ लेंगे, ठीक है। ग्रामीण मैंने विलेज, कोई बांग्लादेश में विलेज के लोगों का बैंक है, उसके बारे में आपने बता देना है बैंक, ठीक है। ये कब खुला था, ये वाला, इसके कितने मेंबर हो गए थे, बस ये पढ़ना ही आपने। ये जो पेपर में क्या आता है कि बैंक किसने खोला था, हु वाज द फाउंडर, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। फिर उसको कौन सा प्राइज मिला था, नोबेल पीस प्राइज, एंड ही वाज द रेसिपिएंट ऑफ द नोबेल पीस प्राइज। कब मिला उसको, 2006 में। 3 को 1 2 3, ये 3 1 मार्क्स क्वेश्चंस हैं जो पेपर में ऑलरेडी आ चुके हैं। ये तो एक बार रीडिंग मारना, इतना कुछ है नहीं है, तो ये आपने अच्छे से करना है। तो विद दिस योर चैप्टर इज ओवर। 1 शॉट है, 1 चैप्टर, 1 घंटे में आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाता है। बस साथ में एक बार समझना है और फिर 1 घंटे में लर्न करना है, काम खत्म, ठीक। थैंक यू बच्चे, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।